External Affair Insights। 8 जनवरी 2025। जगह था यूएई का दुबई शहर। एक बहुत ही बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही थी भारत और तालिबान के बीच, जहां इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री, तो वहीं तालिबान को रिप्रेजेंट कर रहे थे तालिबान के इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुस्ताकी। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ये पहली बार हो रहा था कि भारत जैसा एक बड़ा लोकतांत्रिक देश तालिबान के साथ इस प्रकार से एक हाई लेवल मीटिंग कर रहा था। लेकिन भारत जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश द्वारा तालिबान के साथ हो रही इस प्रकार की हाई लेवल मीटिंग आखिर किस बात की ओर संकेत कर रहे थे? क्या यह संकेत था कि भारत आने वाले समय में तालिबान को वैधता प्रदान कर देगा, या फिर यह किसी और ही तरफ इशारा कर रही थी? क्या वाकई में दुनिया के अलग मेजर पावर्स तालिबान को वैलिडिटी प्रदान करने वाले थे? क्योंकि साल 2021 में सत्ता में आने के बाद से तालिबान ने हमेशा से यही प्रयास किया कि उसे दूसरे बड़े देशों से एक वैधता मिल जाए, लेकिन उसे अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं हाथ लगी है। वहीं डोमेस्टिक लेवल पर भी तालिबान को कई प्रकार के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू मोर्चे पर कई अलग अलग ग्रुप्स हैं जो तालिबान के अगेंस्ट खड़े भी हो रही हैं। ऐसे सिचुएशन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि तालिबान जो किसी तरीके से सत्ता में तो आ चुका है, लेकिन क्या ये लंबे समय तक अपने आप को सत्ता में बनाए रख पाएगा भी या नहीं? और आखिर तालिबान का क्या भविष्य होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट। एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट पर हम दुनिया में होने वाले अलग अलग मेजर जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स का एक विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस पर आने वाली वीडियोस आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। साथ ही साथ ये आपके जियोपॉलिटिक्स को लेकर के जो नॉलेज है उसको भी काफ़ी हद तक एनहांस करेंगी। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। अफगानिस्तान में सोवियत की सेना के विड्रॉल के बाद से अफगानिस्तान एक बार फिर से एक बहुत बड़े टर्मोइल में फंस चुका था। सोवियत सेना के जाने के बाद से अफगानिस्तान में एक बार फिर से सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हुई, और इसी का फ़ायदा उठा करके तालिबान एक बार सत्ता में भी आ गया। 1996 से 2001 तक तालिबान सत्ता में आ चुका था, और इसी दौरान उसने एक इस्लामिक एमिरेट्स की स्थापना भी की थी। हालांकि अमेरिका में 9/11 के अटैक के बाद से अमेरिका ने अफगानिस्तान में इन्वेजन शुरू कर दिया, और अमेरिका द्वारा 20 साल तक किए गए लंबे अफगानिस्तान वॉर के होने की वजह से तालिबान सत्ता से बेदखल हो गया। हालांकि साल 2021 में अमेरिकी सेना द्वारा अफगानिस्तान छोड़े जाने के बाद से तालिबान वापस से सत्ता हथियाने में कामयाब हो पाया, और साल 2021 से लेकर के अभी तक तालिबान वहां पर सत्ता में बना हुआ है। लेकिन काबुल में सरकार बनाने के बावजूद आज तालिबान को किसी भी बड़े देश से किसी प्रकार की कोई वैधता प्राप्त नहीं हुई है, और इसीलिए आज के समय कोई भी बड़े देश तालिबान के साथ किसी प्रकार की डीलिंग्स भी नहीं करते हैं, जो कि तालिबान के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। दुनिया के सभी देश तालिबान को एक वैलिड गवर्नमेंट बॉडी की तरफ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। स्पेशली अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वो तालिबान को एक टेरर सपोर्टिंग ग्रुप्स के तौर पर ही देखते हैं। तालिबान एक रिबेलियन ग्रुप के तौर पर काफ़ी समय तक काम किया उसने, और एक गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक के साथ उसने अमेरिकी फ़ौज के साथ लड़ाई भी की। लेकिन सत्ता में आकर के सरकार चलाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। अभी तक उनके पास सरकार चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और किस प्रकार से देश चलाने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने पड़ते हैं, किस प्रकार से एजुकेशनल, हेल्थ और बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, इन सब के विषय में उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में ये दिखाई देता है कि उनके लिए एक प्रकार के रिबेलियन ग्रुप के तौर पर काम करना आसान होता है, लेकिन उनके लिए सरकार चलाना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। भले ही आज के समय अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान की जनता चुप है, और वहाँ की जनता तालिबान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रही, परंतु इसका अर्थ कतई भी नहीं है कि वहाँ की जनता आज तालिबान से खुश है। आज भी अफ़गानिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी तालिबान का समर्थन नहीं करती है, और आज भी अफ़गानिस्तान में एक असंतोष का माहौल है, और अफ़गानिस्तान के जनता के बीच मौजूद इस प्रकार की असंतुष्टि को बाद में चल कर के दूसरे ग्रुप भी यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेशली ISIS खुरासान जैसे ग्रुप्स, ISIS खुरासान जैसे आतंकी संगठन जनता में व्याप्त इस असंतोष की भावना को तालिबान के खिलाफ उपयोग कर सकते हैं।
ऐसे में यदि तालिबान अपने आप को लंबे समय तक सत्ता में बनाए रखना चाहता है तो उसे सबसे पहले अफ़गानिस्तान की जनता के सभी इश्यूज़ को एड्रेस करना होगा, उनके बीच व्याप्त सभी असंतोष की भावना को समाप्त करना होगा और उनके लिए सभी ज़रूरी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी होगी। अगर तालिबान को लंबे समय तक सत्ता में रहना है तो उसे लोगों के बीच एक विश्वास का माहौल पैदा करना पड़ेगा और अफ़गानिस्तान से लगातार हो रहे अफ़गान लोगों के पलायन को भी रोकना होगा। आज तालिबान को ये ज़रूरत है कि वो दूसरे देशों के साथ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को चालू करे और ऐसा करने के लिए उसे सभी दूसरे देशों के साथ एक फ्रेंडली टाइज स्थापित करने होंगे। अगर देखा जाए तो भारत जैसे देशों ने भी पिछली बार जब वहाँ सिविलियन सरकारें रहा करती थी तो लगभग $3 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था। भारत ने अफ़गानिस्तान में कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया था, लेकिन साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत के ये सभी प्रोजेक्ट्स अब पेंडिंग पड़ चुके हैं। ऐसे में आज ज़रूरत है कि तालिबान भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारे और वो भारत को ये एश्योरिटी प्रोवाइड करे ताकि भारत अपने सभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे चालू कर सके और भविष्य के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर सके। लेकिन अगर हम अफ़गानिस्तान के इतिहास को देखें तो उससे यही समझ में आता है कि ऐसा होना काफ़ी कठिन होगा। अफ़गानिस्तान की ये इतिहास रहा है कि वहाँ पर लंबे समय तक कोई भी स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है और कुछ समय बाद लगातार वहाँ पर टर्मोइल्स बनती रहती है। ऐसे में अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज के समय अफ़गानिस्तान में कई अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं और वो तालिबान के साथ अलाइन भी नहीं दिखाई देती। वो काफ़ी हद तक तालिबान से डिफरेंट व्यूज़ रखती है और कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जैसे कि ISIS खोरासान, वो तो तालिबान के बिल्कुल अपोजिट ही दिखाई देती है। आज के समय यदि देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में ISIS खोरासान एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर काम कर रही है। आज के समय यदि देखा जाए तो ISIS खोरासान अफ़गानिस्तान में अपनी स्थिति को मजबूत करने पर लगी हुई है और वो तालिबान के लड़ाके को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें कन्विंस भी कर रही है। आज के समय ISIS खोरासान यही दावा करती है कि तालिबान अब काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है और वो एक मॉडरेट इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है और वो रूरल एरियाज़ में सभी रेडिकलाइज्ड लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहा है कि उन्हें एक कट्टर इस्लामिक एमिरेट की आवश्यकता है, ना कि तालिबान की, जो कि अब अपने आप को एक मॉडरेट इस्लाम की तरफ बढ़ाने का काम कर रहा है। और ये सबको देख करके यही समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में ISIS खोरासान तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनने जा रहा है। साथ ही साथ पंजशीर वैली में कई अलग अलग रिबेलियन ग्रुप्स और नॉर्दर्न अलायंस जैसे ग्रुप भी तालिबान के अगेंस्ट ही काम कर रही हैं। आज के समय ये ग्रुप्स ताजिकिस्तान में हैं और अपने आप को वापस से रीऑर्गेनाइज कर रही है। यहाँ तक कि आज के समय पाकिस्तान भी तालिबान को कमज़ोर करने का कोशिश कर रहा है। जी हाँ, एक समय था जब तालिबान काबुल की तरफ चढ़ाई कर रहा था तो उस समय पूरा का पूरा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ISI सभी मिल करके एक साथ तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ तक कि ISI का चीफ तो तालिबान के सत्ता में आने के बाद से काबुल चाय पीने चला गया था। परंतु मात्र कुछ ही वर्षों में तालिबान और पाकिस्तान के संबंध काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। आज के समय पाकिस्तानी एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर रही है और पाकिस्तानी सेना के इन सभी एयर स्ट्राइक की वजह से काफ़ी बड़े तादाद में अफ़गानिस्तान में इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं और इसी की वजह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। आज के समय तालिबान भी पाकिस्तानी फ़ौजियों को कई प्रकार के नुकसान भी पहुंचा रहा है। इसीलिए आज के समय तालिबान पर अपने पकड़ को मजबूत करने के लिए पाकिस्तानी सेना और ISI तालिबान के खिलाफ काम कर रही है। अभी कुछ महीनों पहले ही पाकिस्तान से कई हाई प्रोफाइल विजिट्स ताजिकिस्तान में की गई थी और इन विजिट्स में इसी बातों का ध्यान रखा गया था कि वे सभी रेबेलियन ग्रुप्स जो कि तालिबान के खिलाफ वापस से इकट्ठा होना चाहती हैं और नॉर्दर्न अलायंस जैसे ग्रुप्स जो कि एक समय में तालिबान के घोर विरोधी हुआ करती थी, इन सभी ग्रुप्स को वापस से रीऑर्गेनाइज किया जाए और इन्हें तालिबान के खिलाफ यूज़ किया जाए। यानी कि आने वाले समय में तालिबान को कई प्रकार के चैलेंजेस का सामना करना है और इन्हीं सब को देख करके अब ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अफ़गानिस्तान की स्थिति आने वाले समय में स्टेबल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि वहाँ पर इस प्रकार के टर्मोइल्स और भी बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। परंतु वहीं दूसरी तरफ भारत और तालिबान के संबंध अब आहिस्ता आहिस्ता से अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत ने तालिबान के साथ किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं रखे थे, परंतु कुछ महीनों पहले जिस प्रकार से भारत के एक वरिष्ठ डिप्लोमेट्स और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के साथ जो मुलाकात हुई, उसके बाद से अब ये अटकलें लग रही है कि शायद भारत तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को अब मजबूत करना चाहता है। लेकिन क्या ये इसके संकेत है कि आगे चल कर के भारत तालिबान को एक वैलिडिटी प्रोवाइड करेगा? तो शायद इसका जवाब ना में है।
भारत जैसा एक लोकतांत्रिक देश कहीं से भी तालिबान जैसे एक संगठन को वैधता प्रदान नहीं करने वाला। वहीं दूसरी तरफ आज के समय तालिबान में भी कई ऐसे गुट हैं जो भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखना चाहते और वे अपने आप को पाकिस्तान के काफ़ी नज़दीक पाते हैं। इन्हीं गुटों में से एक है तालिबान का हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क आज के समय भी पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तानी सेना के साथ काफ़ी नज़दीकियाँ शेयर करता है। ऐसे में भारत के लिए ये काफ़ी कठिन होगा कि वो तालिबान के साथ कोई क्लोज कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करे। हालांकि भारत तालिबान के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स इसलिए इस्टेब्लिश कर रहा है ताकि वो अपने सभी एक्टिविटीज़ और मानवीय सहायता को जारी रख सके। साथ ही साथ भारत की यह भी इच्छा होगी कि भारत के अफ़गानिस्तान में पेंडिंग पड़ चुके सभी प्रोजेक्ट्स को वापस से रिज्यूम करे और इन्हें फिनिश करे। यानी कि अगर अफ़गानिस्तान के पूरे सिचुएशन को अगर देखा जाए और अफ़गानिस्तान में जो भी घटित हो रही है, इससे यही समझा जा सकता है कि आने वाले समय में स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। अब समय आ चुका है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न भी इसी टॉपिक पर आधारित है। आज का प्रश्न है कि साल 2021 में आखिर दूसरी बार तालिबान के सत्ता में आने के बाद से तालिबान की द्वारा बनाई गई यह सरकार किस प्रकार से पिछली तालिबानी सरकार से थोड़ी अलग दिखाई दे रही है और आखिर भारत किस लिए तालिबान को वैधता प्रदान नहीं करता। व्याख्या करते हुए 150 शब्दों में लिखें। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न का जवाब सही से लिख पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारे कंटेंट का रीच को बढ़ाने में मदद मिल सके। तो एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट के आज के इस वीडियो में आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।